नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। महिला कथाकार अंजू शर्मा की लिखी कहानी आज शाम है बहुत उदास। लोहा मंडी, कृषि कुंज, इंदरपुरी, टोडापुर, ठक ठक ठक। खटारा ब्लू लाइन के कंडक्टर ने खिड़की से एक हाथ बाहर निकालकर बस के टीन को पीटते हुए जोर से गला फाड़कर आवाज लगाई, मानो सवारियों के घर दफ्तरों तक से उन्हें खींच लाने का मंसूबा हो। उस ठक ठक में आस्था अक्सर टीन का रूदन सुना करती थी। उस दिन भी सुना। जिस बेरहमी से उसे पीटा जाता था, आस्था को उसका रूदन एक वाजिब हरकत जान पड़ती थी। इस तरह बस की बॉडी को पीटने से डिस्टर्ब हुए एक यात्री ने एक भद्दी सी गाली खिड़की के बाहर फेंकी और फिर से ऊँघने का प्रयत्न करने लगा। और कुछ मिनट के बाद बस चल पड़ी। 853 नंबर रूट की यह बस इस समय पायल सिनेमा से लोहा मंडी की ओर बढ़ रही थी। यह वह दौर था जब दिल्ली में मेट्रो की आहट तो छोड़िए, किसी के ख्वाब ख्वाब में भी भविष्य की इसकी आमद का कोई विचार जन्म तक नहीं ले पाया था। दिल्ली में सड़कों पर दौड़ती बसें, कारें, ऑटो और उनमें भरी बेतहाशा भीड़ रेड लाइट आते ही सहम जाती थी। रेड लाइट पर ये अंतहीन जाम तब भी जीवन का हिस्सा था, पर उससे कोई निजात दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। और न ही कामकाजी लड़कियों के लिए मेट्रो जैसा संकटमोचक उस जाम से बचकर वक्त पर घर पहुंच जाने का सपना दिखाता था। फ्लाईओवरों का ये जाल अपने शुरुआती दौर में नन्हे शिशु की भांति सब में उम्मीद जरूर जगा रहा था, पर उस उम्मीद को पंख लगना अभी भी बाकी था। उत्तम नगर से शुरू होकर चलने वाली बस ठसास ठस भरी हुई थी, क्योंकि ये ऑफिस टाइम था। उस भीड़ में से भी ड्राइवर और कंडक्टर की टीम को संतोष नहीं था। टीम इसलिए कि बस में कंडक्टर के साथ एक दो सहायक भी थे जो आगे पीछे बिखरे हुए थे। 17 से 25 साल तक के इन सब लड़कों की टीम का एक ही एजेंडा था, किसी तरह पीछे आ रही एक अन्य इसी नंबर और रूट की बस के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां बस में भर लेना। इस पूरी कवायद में वे सफल भी रहे, क्योंकि बस की स्थिति उस तकिए जैसी हो गई थी जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा रुई भर दी गई हो। बस पिछले कई सालों में इतना चल चुकी थी कि उसमें तेज हार्न की आवाज़ के साथ साथ लगभग हर हिस्से से आवाज़ आती थी। बॉडी में यहाँ वहाँ से उखड़ी टीन की परतें उसे और भी कुरूप बना रहे थे। वैसे बस मालिकों के लिए ऐसी पुरानी बसें उस दुधारू गाय की तरह होती थीं जो बुढ़ापे में भी लगातार दूहे जाने को अभिशप्त थीं, जब तक उसमें दूध की एक बूंद भी बाकी हो। सच तो ये था कि जब मन चाहे अड़ियल घोड़े से अड़कर आगे जाने से इनकार कर देने वाली इन बसों में बैठना जोखिम का काम था, पर डेली सवारियों के आगे और कोई चारा भी तो नहीं था। शाम के उस धुंधलके के घिरते ही घर वह जन्नत हो जाता है कि दिन भर की थकान से झुके कंधों का बोझ ढोते लोग उसके आगोश में छुप जाने की तमन्ना में चुंबक की तरह चले जाते हैं। तब ऐसे में खटारा दम तोड़ती किलर बसें भी बेहद अपनी सी लगा करती थीं। यह नवंबर 1994 की एक गहराती शाम थी। पूरे दिन अपनी रोशनी और गर्माहट से धरती को नवाजता सूरज अब थक कर डूबने का मंसूबा बांध चुका था और धीरे धीरे क्षितिज पर लाली फैलकर दिवस के अवसान की घोषणा कर रही थी। पिछले कई दिनों से दीपावली की आपाधापी के कारण रोज देर हो जाती थी। फैक्ट्री के कामगारों की सैलरी, दिवाली का बोनस और एडवांस सब एक साथ निपटाने में पूरा स्टाफ बिजी था। ऑफिस में सब कुछ अभी हाल में कंप्यूटराइज्ड होने का खामियाजा आस्था को भुगतना पड़ रहा था। तकनीक का जन्म मनुष्य का जीवन आसान करने के लिए हुआ, वही तकनीक का दामन थामना कभी कभी मुसीबत का सबब बन जाता है। यूं भी उन दिनों उसके ऑफिस में कंप्यूटर एक अजूबा था और पूरे ऑफिस में वो अकेली कंप्यूटर ऑपरेट करने में सक्षम थी, तो लिहाजा उसके पास काम जैसे द्रौपदी का अक्षय पात्र बन गया था। कभी खत्म ही नहीं होता था। कई दिन से लेट हो रही थी तो जल्दी घर पहुंचने के लिए ऑटो लेना पड़ता था। घड़ी में समय देखा, बमुश्किल आज समय पर ऑफिस से निकल पाई थी। हैरत थी कि पार करते समय सड़क की खाली मिली और उसकी नज़रें उस पार से आने वाली बसों पर जमी थीं और कोई 1 मिनट बाद वह बस स्टैंड पर थी। बस में चढ़ते ही रोज की तरह उसने खाली सीट तलाशनी चाही, पर कहीं कोई सीट खाली नहीं थी। वह बस की नियमित सवारी थी और यह कंडक्टर लड़का उसे सीट दिलाने के लिए कुछ ज़्यादा ही इच्छुक रहा करता था।
उस रोज़ भी वह उसे देखकर खड़ा हो गया और अनकहे ही अपनी सीट उसने आस्था के लिए छोड़ दी। वह रोज़ इसी बस में आती थी और जानती थी कि अब पीछे आ रही बस को संभालने के लिए उस लड़के ने कमर कस ली है, तो उसे सीट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आस्था पर सीट कुर्बान करने का मौका वह नहीं छोड़ने वाला था। उस दिन घबरा देने वाली भीड़ और ठसाठस भरी भीड़ बस में चढ़ते ही सीट मिलना सुखद लगा। मन ही मन कंडक्टर लड़के को धन्यवाद देते और उस पर एक आभार भरी मुस्कान फेंकने के बाद उसने जल्दी से सीट पर काबिज होना उचित समझा, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत यहाँ इतनी सटीक बैठती थी कि उसे डर था कि कोई अगल बगल से निकलकर सीट पर कब्जा कर उसे उस भीड़ में धक्के खाने के लिए न छोड़ दे। बस चलने के साथ ही ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे छुआ और अनायास ही उसे अनिकेत की याद आ गई। एक हल्की सी मुस्कान चोरी छुपे उसके होठों पर तैर गई, जिसे उसने आसपास देखते हुए बड़ी आसानी से चेहरे पर झूल गई एक लट को ठीक करते हुए छिपा लिया। इन मेहनतकश बोर रूटीन वाले दिनों और इस भीड़ भरी बस में अनिकेत का ख्याल ने उसे ताज़ा दम कर दिया था। उफ, ये भीड़! अनिकेत, तुम्हारी बाहें दुनिया की सबसे महफूज जगह हैं। इनमें छुपकर खो जाने को जी चाहता है। वह धीमे से उसके कान में फुसफुसाती। एंड यू डोंट नो आस्था, तुम्हारी आंखें सबसे खतरनाक, इनमें डूबकर जीने नहीं मर जाने का दिल चाहता है। वह उसे छेड़ते हुए उसकी ओर झुकता। हा हा हा, यू नाटी, स्टॉप देयर। और वह उसे रोककर झूठ मूठ गुस्सा होते हुए लोगों की ओर इशारा करती, आंखें दिखाती। अनिकेत उसका मंगेतर था। वह उन उन दोनों का विवाह तय हो चुका था और इसके लिए उन्होंने लंबी प्रतीक्षा की थी। प्रेम के विवाह में बदलने की प्रतीक्षा के पलों को काटने के लिए वे अक्सर मिला करते थे। हफ्ते में 2-3 बार अनिकेत को उसके ऑफिस के समीप ही ऑडिटिंग के लिए आना होता था। कई बार अनिकेत उसे वहीं बस स्टॉप पर इंतजार करता मिलता और दोनों साथ साथ घर लौटते। वहाँ तक जहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते, वे लम्हा लम्हा एक दूसरे से अपने दिन भर के अनुभव बांटकर एक दूसरे के सानिध्य को महसूसते। लेकिन आस्था की व्यस्तता के कारण पिछले 10 दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। मौसम में हल्की सी सर्दी घुलने लगी थी और अनिकेत के ख्याल ने उसे एक गर्माहट भरे एहसास के साथ अपने आगोश में ले लिया। वह बड़ी शिद्दत से उसके साथ को मिस कर रही थी। जाने क्यों उसे लगा कि एक मुकाम, एक मंजिल तय हो जाने के बाद प्रतीक्षा जानलेवा हो जाती है। कहीं पढ़ा हुआ याद आने लगा कि समय उनके लिए सबसे धीमी गति से चलता है जो इंतजार में होते हैं। उफ, ये इंतजार! अनिकेत यहाँ होता तो उससे कहती, मेरी आंखें नहीं, इंतजार में होना दुनिया में सबसे खतरनाक है। प्रतीक्षा का एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब वह सर को धीमे से झटकते हुए इस ख्याल से दूर जाने का इंतजार करने लगी। बैठने के बाद उसने पाया कि साथ वाली सीट पर खिड़की के पास एक कद्दावर बुजुर्ग सरदार जी पहले से बैठे हुए थे। अक्सर उस लंबे सफ़र में वह अपने बैग में कुछ किताबें या पत्रिकाएं साथ रखा करती थी। अगर वह संभव न हो तो चुपचाप खिड़की से बाहर पीछे की छूटते पेड़ों, इमारतों और बस स्टॉप पर खड़े लोगों को देखने में अपना वक्त खर्च किया करती थी। उस दिन ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह खिड़की के पास नहीं बैठी थी। सिखों को लेकर मन के किसी कोने में एक विचित्र से अपनेपन का एहसास, एक सॉफ्ट कॉर्नर आस्था हमेशा से महसूस करती आई थी। इसका राज उसकी परवरिश और परिवेश से जुड़ी माँ जी की यादों में कैद था। अचानक राजी की याद धीमे धीमे हवा में नमी में घुलते हुए उसे सहलाने लगी। राजी यानी रंजीत कौर, उसके बचपन की सबसे प्यारी दोस्त, अब उससे दूर, कहीं बहुत दूर थी। राजी को याद अकेले नहीं आती थी। जब आती थी तो अपने साथ जाने कितनी खट्टी मीठी यादों को भी लाती थी। कहीं कुछ था उनसे यादों से जुड़ा कि आस्था एकाएक असहज हो जाती और यादें धीरे धीरे एक भयावह अतीत के एक काले एपिसोड में बदल जाती। स्मृतियों के पुल का दूसरा सिरा खो चुका था और उससे होकर गुजरे वाले लम्हे बेमकसद यूं ही हवा में लहराते एक भयावह कोलाज बना रहे थे। दंगाई, किरपाड़, चीखे, जलते टायर, बिखरी हुई चीज़ें, जली हुई लाशें और कई जागती रातें। वे रातें जो राजी को उससे हमेशा के लिए जुदा कर अपने साथ ले गईं, कभी न लौटने के लिए। उस सुहाने मौसम में भी एक एकाएक कनपटियों पर पसीने की कुछ बूंदें चू आई। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से उतरती हुई उसके पूरे वजूद को हिला गई।
अजीब सी बेचैनी महसूस हुई तो उसने बैग से अपना रुमाल निकाला और यूं ही बेमकसद सामने की सीट की ओर देखने लगी। उसके सामने वाली सीट पर एक महिला अपनी बेटी के साथ बैठी थी। बार बार सीट पर गिरते उस शराबी शोहदे से बचाकर बेटी को तो खिड़की के पास बिठा दिया था, जो गाड़ी में चलते एक चलताऊ गाने पर झूम रहा था और खुद सिमटते हुए बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। अपने पौरुषीय प्रतीक को बार बार उसके कंधे पर चस्पा करते उस इंसान रूपी जानवर को देखकर आस्था दिल चाहा जोर से झापड़ रसीद कर उसे बस से नीचे धकेल दे कि तभी कुछ लोग सड़क कर बीच में आकर खड़े हो गए और उसका खौलता खून भी आदतन शांत होने लगा। यूं भी ऐसे दृश्य बस में आम थे। बसों में भीड़ के साथ ऐसे लोगों को भी झेलना महिलाओं का नसीब था। बस तेजी से मंतव्य की ओर दौड़ रही थी। यह कंडक्टर के लिए रिजर्व सीट थी और बस में सबसे आगे थी। इसके ठीक बाद उतरने का दरवाज़ा था और उसे बाद में एक खुला केबिन जिसमें ड्राइवर के साथ बैठे लोग जोर से कह कहे लगा रहे थे। चक्कर अच्छा गया था और साथ वाली बस काफ़ी पीछे छूट गई थी। अमूमन इस दौर में सड़कों पर खासकर इस रूट पर ब्लू लाइन और रेड लाइन बसों का राज था। हालांकि कुछ डीटीसी की बसें भी खानापूर्ति करती नजर आ जाया करती थी। उत्तम नगर से बनकर चली ये बस और इस रूट की तमाम बसें मायापुरी और नारायणा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए उन तमाम कामगारों के लिए वरदान साबित होती थीं जो साइकिल से एक कदम आगे बढ़कर बस की सवारी अफोर्ड कर सकते थे। वहीं इंदरपुरी से लेकर पूसा, राजेंद्र प्लेस से लेकर देवनगर, खालसा कॉलेज तक ये ऑफिस में काम करने वाली सवारियों का भी बड़ा सहारा थी, जो अपने कपड़ों की क्रेज संभालते हुए रोजी रोटी कमाने इस विशालकाय मानवीय समुद्र में खो जाने के लिए रोज घर से निकलते थे। बस इस समय लोहा मंडी से आगे कृषि कुंज पहुंचने ही वाली थी कि अचानक जोर से ब्रेक लगा और बस में चीख पुकार मच गई। वह ऐसे झटकों की अभ्यस्त थी और खुद को संभाल गई, पर सरदार जी के साथ कहीं कुछ हुआ था जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। हुआ यूं कि ड्राइवर कंडक्टर टीम की सारी आशंकाओं को सच साबित करते हुए पीछे आ रही इस नंबर की दूसरी बुल लाइन एकाएक इसे ओवरटेक करते हुए स्टैंड पर इसके ठीक आगे खड़ी हो गई। लिहाजा उसके इस अप्रत्याशित कदम से इस बस के ड्राइवर को एकाएक ब्रेक लगाने पड़े। नतीजन बस को तेज झटका लगा और कितनी ही सवारियां आगे की ओर गिर पड़ी। हालांकि यह पहली सीट थी, पर आस्था जैसी नियमित सवारियों के लिए ये बेहद मामूली बात थी, तो वे संभल भी गए। झटके से संभलकर उसने देखा साथ बैठे सरदार जी के सिर से खून बह रहा है। असल में जब बस जोर से रुकी तो वे खुद को संभाल नहीं पाए और उनका सिर आगे डंडे से जा टकराया। उस खटारा बस में जगह से बस की बाडी में निकले हुए लोहे के किसी पतरे से उनके सिर के टकराने पर माथे पर कट पड़ गया और खून बह निकला। उसने जोर से कंडक्टर को पुकारा और फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा और कुछ पास न होने पर उसने अपने रुमाल को उनके माथे से लगा दिया। शायद सिर टकराने से उन्हें हल्की मूर्छा भी आ गई थी। यह सब बस कुछ सेकंडों में ही घटित हुआ और धीरे धीरे वे होश में आने लगे। आस्था खड़ी हो गई थी और एक हाथ उनके कंधे पर रखे हुए दूसरे से उनके सिर पर रुमाल लगाए हुए थी। उनकी आंखें खुली, कुछ ही क्षणों में वे सारा माजरा समझ गए। अनुभव बिना पूछे ही सिलसिलेवार रहस्य की सारी परतें खोल देता है। सारी सवारियां अपनी अपनी राय देने लगीं और कंडक्टर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने का अभिनय कर रहा था। हालांकि वह जानती थी कि कहीं कोई फर्स्ट एड बॉक्स होता तो उसके हाथ में सौंप दिया जाता। उसने एक हाथ से जल्दी से अपने बैग से छोटी पानी की बोतल निकाली और बेहद तेजी से उस रुमाल को खिड़की से बाहर धोकर गीला कर उसे लपेट कर फिर से उनके माथे पर लगा दिया। खून अब शायद रुक गया था और अचानक उस तक एंटीसेप्टिक क्रीम पहुंचाई गई, जो पता नहीं कंडक्टर ने दी थी या किसी सवारी के बैग से निकली थी। थोड़ी क्रीम सरदार जी के माथे से लगाते हुए उसने चैन की सांस ली। खून सचमुच बंद हो गया था। सरदार जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बैठने का इशारा किया। उनके भारी भरकम हाथ ने अनायास उसे घर से कुछ दूर खड़े विशाल बूढ़े बरगद की याद दिला दी थी, जिसके साए में खेलते हुए वह हमेशा खुद को महफूज महसूस करती थी। एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया था। जीवन में पिता का मौजूद होना शायद ऐसे ही बरगद की छांव में होने जैसा सुख देता होगा, वह सोच रही थी। उनके इस इशारे का तात्पर्य था कि वे ठीक महसूस कर रहे थे और अब वह वापस अपनी सीट पर बैठ सकती थी।
उसने एक भरपूर नज़र सरदार जी पर डाली तो पाया कि करीब वे 70-75 साल की आयु के मजबूत कद-काठी के बुजुर्ग थे। ठीक उसके दादाजी की उम्र के, करीब 6 फुट का कद जो शायद अपने समय में बहुत शानदार लगता होगा। चौड़े कंधे जो अब कुछ झुके हुए प्रतीत होते थे और बड़ी-बड़ी लाल आँखें थीं। वृक्ष के वलियों से यदि उसकी आयु का पता चलता है तो चेहरे पर पड़ी झुर्री भी उम्र और अनुभव के सारे राज आपके सामने रख देती है। हल्के क्रीम कलर का पठानी सूट और हल्के पीले रंग की पगड़ी पहने वे बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक नजर आते थे। उनका चेहरा खुशमिजाज था और चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, किंतु बड़ी बड़ी उदास आंखें एक अजीब सा खालीपन लिए विरोधाभास उत्पन्न करती थीं। यह विरोधाभास हौले से उसे कचोट गया। बस अब राजेंद्र प्लेस पहुंचने वाली थी, तभी उसे अपनी बगल की सीट से एक रोबदार आवाज़ सुनाई दी। तय कित्थे जाड़ा कुड़े। पंजाब में लड़की को कुड़ी या कूड़े कहा जाता है। ठेठ पंजाब में बोली जाने वाली पंजाबी में वे पूछ रहे थे उसे कहाँ जाना है। वह थोड़ी पंजाबी जानती थी। उसने जवाब दिया, जी मैं तो इत्थे ही थोड़ा आगे देवनगर उतरना है। इससे पहले वह बात करते हुए हिचकिचा रही थी, पर देर से उसके शब्द उसके जेहन को मथ रहे थे और बाहर आने को बेकाबू थे। जाने क्यों उसके सवाल ने उसे हौसला दिया और किसी संबोधन की तलाश में खोने से पहले ही वह कह बैठी, ਤੁਹਾਨੂੰ टिटनेस दा इंजेक्शन लवाना जरूरी है। तुसी इस उम्र विच कल्ले आया जाया न करो। सरदार जी ने उसकी ओर देखा। कुछ पल वे ही यूं ही देखते हुए कुछ कहने का प्रयास करते रहे। एकाएक उनकी उदास लाल आंखें डबडबा आईं और रूधे गले से मुश्किल कुछ शब्द रेंग कर आस्था तक पहुंच पाए। पुत्र जी, कोई नहीं है नाल आन जाना वाला। 84 विच बेटे पोते सब। इसके बाद उन्होंने आंसुओं से भरा चेहरा खिड़कियों की ओर घुमा दिया और उसकी आंखें भी कुछ क्षण कुछ देखने में असमर्थ हो गई। वह जानती थी उन डबडबाई आंखों में यादों के कितने ही मंजर एक एक डूब रहे होंगे। अपने आंसू पोंछते हुए उसने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद के कुछ पलों में वे दोनों कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे और मन ही मन अपने घावों को सहलाते रहे। उन्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए दर्द का एक लावा सा बहता रहा और कुछ देर वे उसमें बहते रहने के अतिरिक्त कुछ न कर सके। ओह, 84 यानी साल 84 यानी 1984 मानो ऐसी ट्रेन बन गया था जो आज फिर यादों के बाद उसकी स्मृतियों से होकर धड़ाधड़ पटरी बनाते हुए गुजरने लगा। और इस अंतहीन यात्रा में वह ऐसा मुसाफिर थी जिसे हाथ पांव बांधकर उस ट्रेन में बैठने को अभिशप्त किया गया था, जिसके पहिए भी उसकी ही अंतरात्मा को रौंदते हुए उसके चिथड़े उड़ाते हुए लगातार चले जा रहे थे। अब वह ही सवार, वह ही पटरी, वह ही सफ़र थी, एक दर्दीला सफ़र जिसके रास्ते में आने वाले स्टेशन भी असहाय से बस बुत बने उसे चलते हुए देखने को विवश थे। उसके कल में छुपी थी अतीत की तमाम कड़वी यादें जिनसे छुटकारा पाने के प्रयास विफल रहे थे। आज 84 का खौफनाक प्रेत वक्त की बोतल से निकलकर एक बार फिर उनकी सोच पर बेताल की तरह सवार हो गया था। नहीं जानती थी, जाने अब कितने घंटे, कितने दिन और कितने साल और इसे ढोते रहना था। देवनगर आने वाला था, बस अब काफ़ी खाली हो गई थी। उसने सरदार जी की ओर देखा। सांत्वना का एक लम्हा सफ़र कर इन आँखों से उन आँखों तक पहुँचा। उन लाल आँखों ने उसे आश्वस्त करने वाली एक नज़र से देखा और अनबोले ही उसने उनसे विदा ले ली। बस रुकने पर चुपचाप रेड लाइट पर नीचे उतरकर अगली बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड की ओर पैदल चल पड़ी। एक अनजाने अदृश्य बोझ से उसके कदम बोझिल हो चुके थे, मानो एक एक पैर कई मन का हो गया था और अचानक उसे लगने लगा जैसे वह कुछ को खुद को ढोते हुए चल रही है। लगभग घिसटते हुए वह सड़क पर भीड़ के एक रेले में समा गई थी। हालांकि वह जानती थी दो लाल आंखें और एक उदास शाम अब भी उसका पीछा कर रही थी। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां अब किताब से निकलकर उसके जेहन पर काबिज हो रही थीं। जीवन रेंग रहा है लेकर सौ सौ संशय, सौ सौ त्रास, और डूबती हुई अमा में आज शाम है बहुत उदास। तो दोस्तों, ये थी अंजू शर्मा की लिखी कहानी 1984 के दंगों और उससे उपजी पीड़ा पर आधारित आज शाम है बहुत उदास। ये कहानी अत्यंत ही भावपूर्ण और मार्मिक थी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।